दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विकास पर। हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ है हिंदी भाषा में लिखे गए साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की शुरुआत सन 1000 ईस्वी से मानते हैं। आज जिस तरह की हिंदी भाषा हम बोलते, पढ़ते या लिखते हैं, 1000 साल पहले इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। भाषाएं पैदा होती हैं और उनका विकास होता है। आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास के विभिन्न मोड़ों, पड़ावों के बारे में जानेंगे, मगर इससे पहले संक्षेप में भाषा के महत्व को समझेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन या माध्यम है, लेकिन बात सिर्फ माध्यम तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम सोचते भी भाषा में ही हैं। इसलिए भाषा विचारों की जननी है। भाषा के विस्तार का अर्थ है मनुष्य के ज्ञान का विस्तार। मानव जीवन के सांस्कृतिक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव विकास के साथ साथ भाषा और भाषा के साथ साथ मानव विकास विकसित हुआ है। दैवीय शक्तियों या प्रकृति ने मानव को भाषा का तोहफा नहीं दिया, बल्कि अपने संघर्षों से उसने इसे अर्जित किया है। भाषा सामाजिक वस्तु है, समाज में अनुकरण से सीखी जाती है और हर एक व्यक्ति में हर भाषा को सीखने की क्षमता है। सभी मनुष्यों की दिमागी संरचना में भाषा सीखने, जानने और उसके प्रयोग करने की जैविक क्षमता है, जो उच्चरित और लिखित में प्रकट होती है। चाहे वह किसी भी नस्ल, भूगोल, समाज या आर्थिक वर्ग से संबंध रखता हो, जैविक कारणों से भाषा को सीखने की क्षमता में अंतर नहीं पड़ता। हर मनुष्य कोई एक भाषा जरूर जानता है, लेकिन क्या हम भाषा के बारे में जानते हैं? भाषा के बारे में जानने का अर्थ है उसके व्याकरण को जानना, उसकी ध्वनियों, शब्दों, पदों, वाक्यों और उसके अर्थ को जानना। दुनिया की सभी भाषाएं इतनी समृद्ध हैं कि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कहने के लिए चुनाव करने की छूट देती हैं, और सभी भाषाओं में असीमित वाक्य निर्माण की क्षमता है। सभी भाषाओं के वाक्य निर्माण के अपने तरीके हैं। सभी भाषाएं जटिल विचारों को समान रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। किसी भी भाषा की शब्दावली में नई अवधारणाओं के लिए नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है। सभी भाषाएं समय के साथ परिवर्तनशील हैं। भाषाओं में भी परिवर्तन की दिशा कठिनता से सरलता की ओर होती है, जिसे आमतौर पर भाषा में विकार कहा जाता है। असल में वह भाषा का विकास होता है। हर विकसित भाषा इस प्रक्रिया से गुजरती है। ये विकार भाषा के उच्चारण यानी ध्वनि, उसके रूप और अर्थ आदि सभी स्तरों पर संभव है। दुनिया के अलग अलग भाषा भाषियों के संपर्क में आने से संस्कृतियों का और भाषाओं का विकास होता है। एक भाषा जितनी उदारता से दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करती है, उतनी ही तेजी से विकसित होती है। समृद्ध कही जाने वाली समस्त भाषाओं के विकास की यही प्रक्रिया है। भाषा के क्षेत्र में अतिरिक्त शुद्धता व शुचिता उसके विकास में बाधक होते हैं। भाषा के बारे में इन सार्वजनिक सत्यों पर विचार करने के बाद हम हिंदी भाषा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ के बारे में। जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं तो जिस वस्तु या विचार की ओर वह संकेत करता है, उसके बारे में जानने यानी उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। शब्द का अर्थ जानने के साथ साथ उस शब्द के बारे में जानना भी बड़ा दिलचस्प होता है। जब हम हिंदी शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान एकदम उस भाषा की ओर जाता है जिसके बोलने वालों की संख्या 100 करोड़ के करीब है। फिर हिंदी पट्टी कही जाने वाले भूभाग की ओर जाता है जिसमें यह भाषा बोली जाती है। इसकी सीमा पश्चिम में राजस्थान राज्य के जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में हरियाणा राज्य के अंबाला, उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला से लेकर नेपाल तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में बिहार के भागलपुर, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश के खंडवा के बीच है। हिंदी भाषी राज्यों में शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। भारत एक ऐसा देश है
जहाँ संसार के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न संस्कृतियों के लोग आकर बसते चले गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी विशेषता के कारण भारत को संस्कृतियों का महासमुद्र कहा है। बाहर से आए लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों के संघर्ष भी हुए, लेकिन अंततः परस्पर घुल मिल गए। सबने एक दूसरे से खान पान, खेती का विज्ञान, संस्कृति और कलाओं के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा। भाषाओं की पूंजी यानी शब्द संपदा में भी आदान प्रदान हुआ। फारसी भाषा भाषियों का भारत के सिंध प्रदेश से संपर्क हुआ। उनके द्वारा स वर्ण का उच्चारण ह करने के कारण उन्होंने सिंध का उच्चारण हिंद किया। इसी से हिंदी और हिंदवी जैसे शब्द अस्तित्व में आए। इससे पहले कि संस्कृत या प्राकृत साहित्य में यह शब्द नहीं मिलता। हिंदी का अर्थ है हिंद से संबंध रखने वाला। बाद में यह शब्द उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, किस भाषा से हुई, इसको जानने के लिए हम हिंदी भाषा के जन्म की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालेंगे। विश्व में हजारों भाषाएं हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने उनमें समानता के आधार पर उनके परिवार चिन्हित किए हैं। उसमें एक परिवार है आर्य भाषा परिवार। हिंदी का संबंध भारतीय आर्य भाषा परिवार से है। आर्य परिवार की भारतीय भाषाओं के विकास को 3 कालों में बांटा जाता है। प्राचीन आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। साहित्य की भाषा थी वैदिक संस्कृत और बोलचाल की भाषा थी लौकिक संस्कृत। धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, माघ, भवभूति, मम्मट, दंडी और श्रीहर्ष जैसे अनेक रचनाकारों ने इसमें अमर कृतियों की रचना की। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में प्राकृत भाषाओं में साहित्य रचना हुई। महात्मा बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए। प्राकृत भाषाओं का रूप बदला। पश्चिमी, पूर्वी, मध्य देशी तथा पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश में साहित्य रचा जाने लगा। अपभ्रंश की इन 3 शाखाओं को सोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राचड़ भी कहा जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का काल 1000 ईस्वी से आरंभ हुआ है। इस काल में हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में साहित्य रचना होने लगी। हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश की पश्चिमी अथवा सोरसैनी शाखा से हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अब तक बहुत लोगों का ख्याल था कि हिंदी की जननी संस्कृत है। यह ठीक नहीं। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से है और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से है। प्राकृत अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है और परिमार्जित संस्कृत भी, जिसे हम आजकल केवल संस्कृत कहते हैं, किसी पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है। आज तक की जांच से यही सिद्ध हुआ है कि वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति ठेठ संस्कृत से नहीं। हिंदी का विकास। हिंदी भाषा में साहित्य रचना को 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस दौरान यह अनेक मोड़ों पड़ावों से गुजरी है। इसका स्वरूप भी एक जैसा नहीं रहा, बल्कि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। हिंदी भाषा के विकास को जानने के लिए इसे 3 कालों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल हिंदी भाषा के आरंभ का काल है। आदिकाल के हिंदी साहित्य में हिंदी के 5 रूप मिलते हैं: अपभ्रंशाभास, डिंगल, पिंगल, हिंदवी और मैथिली। सिद्धों, नाथों, जैनों के हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का आभास होता है। राजस्थान के चारण कवियों ने वीर गाथाओं की रचना डिंगल भाषा में की। विद्यापति ने मैथिली में काव्य रचना की। भाषा की मिठास के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में रचनाएं की है और हिंदवी में भी। मध्यकाल के हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा के मुख्यतः 3 रूप हैं: अवधी, ब्रज और दक्षिणी हिंदी। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी और राम भक्ति काव्य धारा के कवि तुलसीदास ने अवधी में साहित्य रचना की है। इनकी रचनाओं में इस भाषा की शक्ति और सामर्थ्य के दर्शन होते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए
ब्रज भाषा का अद्भुत प्रयोग किया। आधुनिक काल में हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ। इसका स्वरूप निश्चित करने में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस काल में हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में हिंदी के अनेक रूप देखने को मिले हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में आमूल परिवर्तन हुए। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नवजागरण आंदोलन चला। नवजागरण के पुरोधाओं ने जनभाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी के साहित्यकारों ने हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त जैसे साहित्यकारों ने हिंदी का स्वरूप निश्चित करने का प्रयास किया। हिंदी भाषा में तरह तरह का साहित्य रचा जाने लगा। भाषा के इस विविध प्रयोग से भाषा की क्षमता में विस्तार हुआ। भारतीय शिक्षित वर्ग में चेतना का संचार हुआ और स्वाधीनता के लिए आंदोलन शुरू हुआ। स्वाधीनता की यह भावना ज्यों-ज्यों जन आंदोलन में बदलती गई, त्यों-त्यों जनभाषा में अभिव्यक्ति की भावना जोर पकड़ती चली गई। स्वतंत्रता के अखिल भारतीय आंदोलन को एक सूत्रता प्रदान करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता महसूस की गई तो हिंदी को इसके उपयुक्त पाया। राजा राम मोहन राय बंगाली थे। उन्होंने हिंदी के बारे में कहा था कि हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। महात्मा गांधी भी गुजराती भाषी थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। लोकमान्य तिलक का कहना था कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है। हिंदी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश के सबसे बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है। इन महापुरुषों ने हिंदी की महत्ता व गौरव को सही रेखांकित किया था। स्वतंत्रता की इस प्रबल आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने के संघर्ष में हिंदी का विकास हुआ। इसी दौरान भाषा को धर्म से जोड़ने की कोशिशें भी हुई। हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के तौर पर प्रचारित करने के प्रयास किए गए। इससे कुछ हद तक भाषाई संकीर्णता भी पनपी। हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों को जबरदस्ती ठूसा जाने लगा। उन शब्दों को जानबूझकर बाहर किया जाने लगा जिसका मूल फारसी या उर्दू भाषा से था। इससे हिंदी की स्वाभाविकता व मिठास को धक्का जरूर लगा, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी का हिंदुस्तानी स्वरूप ही लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने हिंदी के इसी रूप में अपनी रचनाएं की थी और जन जन में खूब लोकप्रिय था। गौर करने की बात है कि भाषाओं का धर्मों से कोई संबंध नहीं होता। एक ही धर्म को मानने वाले विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग धर्मों के मानने वालों की एक ही भाषा होती है। हिंदी की बोलियां। किसी भाषा के विकास में उसकी उपभाषाओं और बोलियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में तो ये बोलियां ही किसी भाषा की शक्ति होती हैं और जो उसका रूप निखारती हैं, उसमें प्राण डालती हैं। हिंदी की मुख्यतः 5 उपभाषाएं और उनसे संबंधित 18 बोलियां हैं। इन उपभाषाओं व बोलियों की अपनी विशिष्टताएं हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, भगेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी की बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। इन बोलियों से ही हिंदी भाषा जीवन रस ग्रहण करके फलती फूलती है। बोलियों से जीवंत संपर्क ही किसी भाषा को सजीव बनाता है। भाषाओं का निर्माण गांव गली के चौराहों, चौक बाजारों, खेतों खलिहानों, मेलों ठेलों में होता है। जनजीवन के संघर्षों में ही
नए नए शब्द और मुहावरे पैदा होते हैं। जीवन के विविध उत्सवों व उल्लासों में ही यह आकार ग्रहण करती है। विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों, सरकारी दफ्तरों अथवा अकादमियों में भाषाएं नहीं बनती, न ही समाज का अभिजात्य वर्ग इसका निर्माण करता है। हाँ, किसी भाषा के मानकीकरण में इन वर्गों और संस्थाओं का योगदान जरूर रहता है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी शासकीय कामकाज की भाषा के तौर पर स्वीकार किया। हिंदी की सांविधानिक स्थिति के बारे में जानना दिलचस्प होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न सरकारी विभागों में हिंदी में कार्य होता है कि नहीं। आप इसे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इसमें क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। संवैधानिक स्थिति। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के मुद्दे पर गंभीर मंथन हो रहा था। अंग्रेजी शासन के राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता इसे गुलामी का प्रतीक मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस सरीखे दिग्गज नेता आज़ाद भारत में हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा बनाने का मंतव्य जाहिर कर चुके थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की रचना की। संविधान की रचना करते समय यह सवाल उभर कर आया कि भारत सरकार के राजकाज की भाषा कौन सी होगी। इस सवाल पर खूब बहस हुई। हिंदी के स्वरूप पर चर्चा हुई। समस्त चर्चाओं के बाद संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। संविधान निर्माताओं ने राजभाषा के सवाल पर गंभीर विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तात्कालिक तौर पर अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के तौर पर स्वीकार करते हुए उन्होंने संघ का कर्तव्य निर्धारित किया कि सन 1965 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करें, परंतु अभी तक भी वास्तव में इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। भारत बहुभाषी व बहुसंस्कृति वाला विशाल देश है। किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या अधिक हो या कम, सभी समान व्यवहार की हकदार हैं। इस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ध्यान रहे कि सिंधी भाषा को सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषा को सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा तथा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषा को सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। किसी भाषा की शक्ति सिर्फ उसके बोलने वालों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस भाषा में मौजूद ज्ञान पर निर्भर करती है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सही कहा था कि चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन सोचें तो अपनी भाषा में और लिखें तो अपनी भाषा में। इसी से भाषाओं में ज्ञान प्रविष्ट होता है जो उस समाज तक जाता है। इसीलिए उन्होंने भाषा की उन्नति को देश के विकास का मूल कहा था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा न हिय को सूल। प्रचलित करो जहान में निज भाषा करि जतन, राज काज दरबार में फैलावहु यह रतन। भाषा में ही साहित्य की रचना होती है। हर भाषा का अपना विशिष्ट मुहावरा होता है, उस समाज के सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं। भाषा में छुपे अर्थ संकेतों के माध्यम से ही हम साहित्य के मर्म को, चेतना को और इतिहास बोध को ग्रहण कर सकते हैं। हिंदी भाषा के 1000 साल के इतिहास में भाषा भी बदली है और साहित्य भी। हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने अपने समाज के दुख, सुख, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, जीवन संघर्षों को वाणी दी है। इससे भाषा की क्षमता में विस्तार हो रहा है और उसका स्वरूप भी निखर रहा है। संचार की नई व्यवस्थाओं और तकनीक ने स्थानीय भाषाओं के प्रगति के रास्ते खोले हैं। हिंदी भाषा भी इस व्यवस्था में अपनी जगह बना रही है। इस पाठ में इतना ही। आपने आज के पाठ में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।